इतिहास के पन्नों में धीमे धीमे गुम होता जा रहा है। जिस लाइन का जो आदमी है, चाहे नेता हो, चाहे उलमा हो, चाहे संत हो, चाहे साधु हो, चाहे पत्रकार हो, नहीं सारे फील्ड के बारे में, हर एक क्षेत्र के बारे में बता सकता है, तो कम से कम इतनी जिम्मेदारी ले ले कि हमारे पढ़ने का कौन आदमी मुल्क की आजादी में शामिल था। जैसे हमारे बीच में मौलवी खुर्शीद अहमद मिफ्ताही साहब ने अभी उलमाओं का बड़ा अहम रोल बताया कि अपने यौम आजादी में आजादी की जो क्रांति आई थी उसमें किस तरीके से फांसी पे झुलाया गया था, किस तरीके से उनकी सजाओं का मुंतखब किया गया था। ऐसे ही पत्रकारों की शुरुआत कहां से हुई और किस तरीके से पत्रकारों का अहम रोल था। हम आज आपको एक ऐसा नाम बताएंगे जो शायद आपको यूट्यूब वगैरह पर देखने को मिल जाए। इतिहास के पन्नों में ये सब नाम बिल्कुल गुम हो चुका है। मौलवी मोहम्मद बाकिर साहब ये देश में शहीद होने वाले पहले पत्रकारों में से हैं। मौलवी मोहम्मद बाकिर साहब शायद ही ऐसी सजा किसी पत्रकार को दी गई और हिंदुस्तान के इतिहास में जिस तरीके से इनको सजा दी गई थी, अंग्रेजों ने जुल्म और बर्बरियत इस हद तक की थी, इनकी लेखनी से तंग आकर क्रांतिकारी लेखनी लिखते थे। देश में अंग्रेजों को भगाने के लिए बड़ी मेहनत करते थे। इनकी लेखनी से तंग आकर अंग्रेजों ने 14 सितंबर 1857 ईस्वी को इनको अचानक गिरफ्तार किया और 2 दिन बाद यानी 16 सितंबर 1857 ईस्वी को इनको तोप पे बांध करके उड़ा दिया गया। आप सोचिए कि ये गोली किसी के चेहरे पे लगती है, पार होती है तो चेहरे का सिरवा उड़ जाता है। इनको अंग्रेजों ने तोप पर बांध कर उड़ा दिया था और सबकी आवाजों को दबाने के लिए काम किया था। इनको कई बार धमकियां भी मिली, लेकिन इनकी लेखनी रुकी नहीं, इनकी कलम रुकी नहीं। कलम ऐसी चली, खून ऐसा बहा कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज देश छोड़ के भागने के लिए मजबूर हुए। ऐसे क्रांतिकारी पत्रकार हमारे बीच में मौजूद थे जिनकी वजह से आज यहाँ बैठे हुए हैं। मौलवी मोहम्मद बाकिर साहब का जन्म 1780 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में खास इनको रुचि थी और अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए मौलवी मोहम्मद बाकिर साहब ने बड़ी अहम भूमिका निभाई इस क्रांति को शुरू करने के लिए। और इनका जो अखबार था पहले दूसरे नाम से आता था। 1834 ईस्वी में इन्होंने अखबार का इनको परमिशन मिल गया कि अखबार अपना निकाले और 1837 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रेस लगा करके अखबार का प्रकाशन शुरू किया। उसके बाद चूंकि बहादुर शाह जफर के वक्त से उनके खादिमों में ये थे और जंग आजादी में बड़ी अहम भूमिका इन लोगों ने भी निभाई थी। बहादुर शाह जफर के बारे में इतिहास सभी जानते होंगे, लेकिन जो उनके साथी थे उनकी मुहिम को जनता के बीच तक पहुंचाने वाले पत्रकार मौलवी मोहम्मद बाकिर। नाम बार बार इसलिए ले रहे कि थोड़ा सा नाम कठिन है लोगों के लिए लेना। मौलवी मोहम्मद बाकिर साहब, इस नाम को आप याद रखें। इस नाम को धर्म से ना जोड़े बल्कि सिर्फ पत्रकारिता धर्म से जोड़े और साथ ही साथ देश में शहीद होने वाले पहले पत्रकार के रूप में इनको जाने। मकसद सिर्फ इतना है। इनके जो अखबार का नाम 12 जुलाई 1857 में यानी 1834 ईस्वी में परमिशन मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट से अखबार छापने का, तो वहीं
1837 यानी 3 साल बाद उन्होंने अपना प्रेस लगा के अखबार का प्रकाशन शुरू किया। बहादुर शाह जफर से काफी प्रभावित थे ये, जिन्होंने अपने अखबार का नाम 12 जुलाई 1857 में बदल कर अखबारुल जफर कर दिया। अखबारुल जफर से अंग्रेजों में बौखलाहट आ गई कि बहादुर शाह जफर के नाम पर इस अखबार का नाम अखबारुल जफर कर दिया गया। अब बहादुर शाह जफर की बहादुरी का चर्चा काफी दूर दूर तक पूरे दुनिया में मशहूर था। अंग्रेजों के इस खौफ को और जो अंग्रेज अपने खौफ छुपाने के लिए और जनता में यानी हिंदुस्तानियों में खौफ करने के लिए अंग्रेजों ने कभी भी अपने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं किया, बल्कि डिवाइड एंड रूल का फार्मूला हिंदुस्तान में अपनाया। हिंदू को अलग किया, मुसलमान को अलग किया और मीर बाकिर साहब ने सभी को एक किया। मीर बाकिर मौलवी मोहम्मद बाकिर साहब का इतना अहम भूमिका इस देश में थी। इनके शहीद होने के बाद से ये अब बात समझिए कि खून के रंगों से रंगा गया और ये क्रांति इस तरीके से शुरू हुई। बहुत सारे पत्रकार इनके बाद आते चले गए और आज की पत्रकारिता हमारे बीच में सभी पत्रकार मौजूद हैं। यहाँ लोग ये ना सोचना कि संख्या कम है, ये एक संख्या जितनी संख्या 50 की संख्या अगर देख रहे हैं, 50 पत्रकार भी अगर मान के चलिए, हर पत्रकार के पास कम से कम 10,000 लोग जानने वाले हर पत्रकार के होंगे, यानी ये संख्या लाखों में है। कई लाख लोग जानेंगे आज के इस कार्यक्रम को। आज की जो पत्रकारिता है, हिंदू अलग अलग, मुस्लिम अलग अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, प्रिंट मीडिया अलग, सोशल मीडिया अलग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलग, एक प्लेटफॉर्म पर आने वाली मीडिया नहीं है। पत्रकारिता का मतलब भूल चुके हैं लोग। हमारे पत्रकार लोग हैं सामने, तो हम चाहेंगे कि ये लोग हमारी बात को अन्यथा में मत लेंगे, बल्कि सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। बात थोड़ा कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। पत्रकारिता का मतलब भूल चुके हैं। आज अगर हम किसी पद पर हैं, हमारी लाठी मजबूत है, तमाम पत्रकार आकर के हमारे घुटनों पे चल के आएंगे, थोड़े से चंद पैसों के लिए अपनी कलम को बेच देंगे। ये बड़े अफसोस की बात है। वही पत्रकार अगर अपनी जगह अटिक रहे, अपनी कलम को ना बेचे, तो हमारा वादा इस बात का है कि उसकी कलम की कीमत इतनी रहेगी। आज जो देखते होंगे आपकी बड़ी आम सी चीज हो गई है, फला पत्रकार पे मुकदमा, फला पत्रकार जेल में, वो ना पत्रकार जेल में जाता है, ना उस पत्रकार पे मुकदमा है, बल्कि कम्युनिटी में पूरा वो जोरदार तमाचा है प्रशासन का, जो आज प्रशासन तानाशाह हो चुका है। किया जाता है, सब होता है। वजह से हमने कलम नहीं बेचा, कलम को मजबूत रखा, अडिग होकर रहेगा। हम अपना आइडियल जो पत्रकार, जो क्रांतिकारी पत्रकार थे, उनको मानते हैं, झुकने वाले नहीं हैं। टूट जाएंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन झुक नहीं सकते हैं। जियो तो शान से, नहीं तो जाओ जान से। पत्रकारिता का स्थान यही होना चाहिए। और आप सभी लोग, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है, अगर किसी को हमारी बात बुरी लगी हो तो उन सभी से हम दिल की माफी मांगते हैं, लेकिन फिर भी वही बात कहेंगे, हौसले से जिए। जहाँ आपको जरूरत है, आधी रात को याद कीजिए, हम अकेले अपने दम पर अपनी खून की आखिरी बूंद तक हम आपके सामने खड़े रहेंगे। आप पीछे रहिए, आगे से हम लड़ेंगे, लेकिन आप पीछे रहिए भाई। हमारा यही आपसे रिक्वेस्ट है। अब इस कार्यक्रम को जब वक्त ज्यादा हो रहा है, मोहब्बत बरकरार है, दोनों आदमी के चेहरे पर हंसी है, और इस हंसी को अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमेशा कायम रखे। जोरदार तालियों का स्वागत होना चाहिए। और एक माला हमारी तरफ से भी दोनों लोगों को, एक हमारी तरफ से भी माला दोनों लोगों को। हम चाहेंगे कि इस तरीके की मोहब्बत का जो परिचय दिया जा रहा है, ये हमेशा हर जगह हर लोग एक दूसरे को देते रहे, तो इंशाअल्लाह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम एक हैं, बल्कि आदमी साबित करके दिखाया कि हम एक हैं। बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं कुछ बोलने के इरादे से नहीं आया था, बल्कि मुझसे बहुत ज्यादा अनुभवी ज्ञानी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनको सुनने के लिए मैं आया था। और यहाँ पर हर क्षेत्र के लोग मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं, और हमसे बहुत सीनियर और वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे फहद भाई, जिन्होंने भी आज़ादी के कितनी क्या भूमिका रही, हम पत्रकारों की उस पर प्रकाश डाला। वहीं
मौलाना खुर्शीद अहमद साहब हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने उलमा इकराम हमारे, उन्होंने किस तरह कुर्बानियाँ दी हैं आज़ादी में अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, उस पर रोशनी डाली। तो यहाँ पर मैं बहुत कुछ कहने नहीं आया हूँ, लेकिन आप सबको बस इतना कहूँगा कि सबको एक एहसास ये होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आज जिस आज़ादी के साथ हमने तिरंगे को फहराया है और ये तिरंगा ऊंचाई पर लहरा रहा है, तो उसमें कितनी कुर्बानियाँ हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने दी हैं और कितनी खून बहे हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए। और जो लोग हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हुए हैं, अपनी शहादतें दी हैं, उनके बारे में भी हमें ज़रूर जानना चाहिए। और इसी के साथ आज जो हमारे देश का एक माहौल बनाया जा रहा है, आपस में लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है धार्मिक आधार पर, और ऐसे में मैं सिर्फ यही कहूँगा, कैसे बांटेंगे आप? हमारा देश तो सारी दुनिया को ही अनेकता में एकता का संदेश देता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जिसमें भगवा, सफेद और हरा रंग एक साथ है और ये ऊंचाई पर लहर रहा है, और यही कहीं ना कहीं सारी दुनिया को हमारी एकता का संदेश दे रहा है। और किस तरह भारत में अनेकों धर्म हैं, अनेकों जातियां हैं, और हम सब मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। और लेकिन एक चीज जो है दुखद है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और जो लोग इसके अनजान हैं उन्हें बताना भी चाहूंगा। अभी मौलाना ने भी जो कहा, मुसलमानों को अक्सर शक की निगाह से देखा जाता है, शक किया जाता है, और हमारे देश प्रेम पर, राष्ट्रभक्ति पर सवालिया निशान लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं, जैसा कि मौलाना साहब ने बताया, दिल्ली की सड़कों पर जो खून से जो है रंग गई थी, लाल हो गई थी, और कोई दरख्त ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर हमारे उलमाओं के सर को काट के टांगा ना हो उन फिरंगियों ने। और अब हम ही पर शक किया जाता है और हमें शक की निगाह से देखा जाता है। तो इसे शेर के साथ मैं आप सबसे इजाजत दूंगा। राहत इंदौरी साहब का शेर है, सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो लोग अधिकार देने का सोचते हैं कि हमें बताना पड़ेगा और अभी मौजूदा सत्ता को भी देखते हुए, क्योंकि सत्ता का और कई सारे दल हैं, सिर्फ सत्ताधारी दल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे दल हैं, और ये राजनीतिक दल ही है जो प्रयास कर रहे हैं हमें बांटने की, एक दूसरे से अलग करने की, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। लेकिन हम बंटने वाले नहीं हैं। और जो लोग सत्ता के नशे में चूर हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। धर्म संप्रदाय की तो आप सब जान, लेकिन भारत में अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, तरह तरह की भाषा बोलने वालों का देश है। भारत के लोग विदेशों से घूमने आते हैं, ये देखने नहीं आते कि यहाँ हिंदू लड़ रहा है, यहाँ मुसलमान लड़ रहा है। वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, रहन सहन, खान पान, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान, वो देखने आते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को देखने आते हैं। लेकिन लोग आज जात पात और एक दूसरे को नीचा दिखाने में रह गए। हमें जरूरत है जो 75 साल आज़ादी के बीते दिनों को याद करने की। जो आज़ादी मिली इतनी आसान नहीं थी। आज हम जब खुलेआम गलियों में बैठकर अपने तिरंगे को लहराते हैं और देश के शहीदों की बात करते हैं, तो उस वक्त काफी कठिन होता था। शायद 2-4 लोगों को पकड़कर मार भी दिया जाता था। तो अंग्रेजों का जुल्म सहने के बाद आज हमें आज़ादी मिली है, वरना हम भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते, शायद कुछ तो होते ही नहीं, या उन्हें पहले ही मार दिया जाता। तो अपने स्वतंत्रता दिवस और अपने झंडे का सम्मान करें, हर दिन में अरमान हो और झंडे के प्रति सम्मान हो। इतना ही कहना चाहूँगा। जात पात से हट के, धर्म संप्रदाय जाति से हटकर देश हित में और देश का नागरिक होकर एक साथ सोचने की जरूरत है। और आने वाले 25 सालों में हम ये दिखाएं कि हमारे यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम जाति छोटा बड़ा लेकर कभी विवाद होते ही नहीं है।
मऊ को एक अलग पहचान देने की जरूरत है। आने वाले त्योहारों पर देखा जाता है सब जितने राज्य उनकी नजरें मऊ पर होती है। मऊ के जो तमाम कह लिए जाए त्योहार होते हैं उन पे होती है। आपने सोचा है, आप विकास की बात करते हो, विकास कहाँ दबा हुआ है? आपके यहाँ जो अंदर कमियां छुपी हैं आपको उन्हें दूर करने की जरूरत है, तब जाकर आपका, आपके मऊ का और आपके देश का विकास होगा। इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ और अन्य साथियों को बुलाना चाहूँगा आकर अपनी बातें